टुडे आज हमारे साथ श्री केतन पोपट जी हैं जो जिन्होंने एक बहुत बड़ा संस्थान खड़ा किया है ज्योतिष का बॉम्बे में, ज्योतिष विद्या मंदिर, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स इनके पास रहते हैं। केतन भाई, वेलकम टू सप्तऋषिज एस्ट्रोलॉजी चैनल। एंड आज हम आपसे थोड़े पर्सनल सवाल पूछेंगे, थोड़े ज्योतिष के सवाल पूछेंगे, और हमारे ऑडियंस चाहेंगे कि कुछ नया सीखने को उन्हें मिले, और सिर्फ 4-5 पॉइंट्स नहीं, आज आप ऐसे सीक्रेट्स रिवील करें इस इंटरव्यू में जो आपने शायद आपके खास स्टूडेंट्स को ही दिया होगा, यू नो। तो केतन भाई, हम 5 मिनट पहले थोड़ा बात कर रहे थे आपके संस्थान के बारे में। कब आपने चालू किया और कितने स्टूडेंट्स हैं? मैंने 2000 में मुलुंड में एक हमारे स्टूडेंट के घर से मैंने संस्था चालू की थी। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे हमने मुलुंड के बाद घाटकोपर, अंधेरी, डोंबिवली, पारला, कांदीवली, ऐसे अलग अलग एरिया में भी हमने क्लासेस चालू रखे। 3 साल का हमारा कोर्स है और 300 से 350 स्टूडेंट हमारे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। बढ़िया। हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि किसी ने अगर 1 साल भी पूरा किया है तो भी उसे कुछ तो भी पूर्णतः आता हो। अगर दूसरा साल पूरा किया है उसने तो भी वो दूसरे साल के सिलेबस की भी जो उसे जानकारी है वो भी पूर्णतः होती है। और अगर तीसरा साल अगर उसने किया है तो और भी ज़्यादा वो एडवांस सीखा हुआ होता है। ये मीडियम लैंग्वेज मीडियम क्या है सर? हमारी लैंग्वेज मीडियम है गुजराती। अच्छा। और आज काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ से पढ़कर कम से कम 2 साल भी पढ़ा हुआ लड़का या कोई भी लेडी कॉल सेंटर में अच्छी सी जॉब ले लेते हैं। उनकी बेसिक पढ़ाई शायद एसएससी भी ना हो, लेकिन इन्हें गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश भी ना आती हो तो भी 10-12 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि भाई हम लोग ये एक्टिविटी करें। केतन भाई, आपके फीस, आई शुड नॉट बी आस्किंग आइडियली, बट सिंस काफ़ी लोग देखेंगे तो उनको एक आइडिया होगा कि हाँ, हम ज्वाइन कर सकते हैं। किस महीने हर साल चालू होता है आपका कोर्स, और फीस रफली कितना है? जनवरी 14 जनवरी के आसपास के संडे में हमारा जो फंक्शन रहता है उसके बाद तुरंत नया साल शुरू हो जाता है। हम सिर्फ टोकन लेते हैं 1 साल के 1200 रुपये। खर्चा तो हमारा उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी हमारी लॉस है हमारे स्टूडेंट ही हमें शायद रिकवर कर देते हैं। नहीं कर पाते हैं तो हम लोग बाहर से डोनेशन खड़ा कर लेते हैं। इतना कम फीस लेते हैं, इसलिए हम लोग लिखते भी है कि फ्री क्लासेस है। अभी फ्री क्लासेस का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जितने भी प्राध्यापक पढ़ाते हैं उनको एक पैसा भी इनमें से मिलता नहीं है। कोई भी सैलरी हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं हमारे फैकल्टीज़ को। सर, डाउनफॉल जो होता है आदमियों के लाइफ में, कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस आपने योग देखे हो जो डाउनफॉल देता है? एक सिंपल, वापस धीरू भाई का मैं बात करूँगा। कस्टम और बाकी जो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के लेते हैं उनके केस आ गए, उनको जेल में भी डालना पड़े, ऐसी पोजीशन आ गई थी। तो ऐसी स्थिति में आपकी दिमागी हालत क्या होती है? तो धीरू भाई ने दिमाग को शांत रख के परिस्थिति का सामना किया तो नहीं टूटे। अगर आप हलबला गए और परिस्थिति का सामना नहीं किया तो आप टूट गए। जो स्ट्रेंथ, जो दिमाग ने आपको प्रोग्रेस दी, उसी दिमाग ने आपको डाउनफॉल किया। मतलब आगे बढ़ने के लिए और नीचे गिरने के लिए आदमी खुद जिम्मेदार है। ग्रहों का काम क्या है कि मैं आपको एक पोजीशन देता हूँ, एक परिस्थिति देता हूँ। इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? करो। एक बॉल आया, बैट अच्छे से घुमा के हमने 6 मार दी। वैसा ही दूसरा बॉल आया, लेकिन आपने ताकत पूरी लगाई नहीं, धीरे से आपने हल्के से बैट को हिला दिया तो कैच आ गया। तो दोनों में आप, बॉल तो वही था, बॉलिंग भी वही थी, लेकिन बैटिंग में गलती हमने कर दी। तो जो भी गलतियां हैं आदमी की खुद की होती है कि जितनी खराब परिस्थिति, हर एक के जीवन में डाउनफॉल आते हैं, डाउनफॉल में आप कितना स्ट्रांगली आप उस स्थिति को फेस करते हैं उसके ऊपर आधार रखता है कि आप सफल होंगे या नहीं।
सर गोचर में सपोज राहु किसी के शनि के ऊपर जाता है गोचर में, तो क्या क्या रिजल्ट्स दे सकता है मोटा मोटा? एक बात बताऊं कि किसी भी एक ग्रह के ऊपर से दूसरे ग्रह का पसार होना मतलब गोचर में एक फिक्स फलादेश आप नहीं दे सकते हैं। 1 मिनट के अंतर में जन्म लिया हुआ दोनों भाई या भाई बहन, दोनों की मेंटालिटी अलग है। तो कृष्णमूर्ति जी ने ये चीज काफी बढ़िया हमारे सामने रखी। वैसे नीरियन पद्धति में चंद्र को हम करते थे कि भाई चंद्र का सूक्ष्म गणित करो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। वही चीज को आप गिनो तो नक्षत्रपति, उप नक्षत्रपति, उप नक्षत्रपति, 3 बार उप नक्षत्रपति, 4 बार उप नक्षत्रपति। तो पराशर ऋषि ने क्या कहा है कि आप सिर्फ चंद्र के ऊपर ध्यान दो। चंद्र आपका मन है, अगर मन डगमगा नहीं गया, मन से आप मजबूत रहे तो हर चीज का, हर परिस्थिति का आप सामना कर पाओगे। कृष्ण का वृषभ का चंद्र था, उच्च का चंद्र है। आप पूरी महाभारत देखो तो जो भी खेला कृष्ण भगवान ने ही अपने दिमाग से, लेकिन दिमाग को शांत रख के, उनके दिमाग को डिस्टर्ब एक ही आदमी ने किया, भीष्म पितामह, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह ने कहा तो वैसे तो मैं नहीं होने दूंगा। तो भीष्म पितामह ने अर्जुन और कृष्ण को इस तरह से परेशान किया कि मजबूर होकर कृष्ण को नीचे उतरकर रथ का पहिया उठाकर भीष्म के ऊपर फेंकना, क्योंकि अर्जुन उसका जवाब ही नहीं दे पा रहा था। बाकी कृष्ण का जो मानसिक संतुलन है जीवन से, पूरे जीवन में कभी भी हलबलाया नहीं। हर एक परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखकर उन्होंने अपने यादव कुल को और द्वारका नगरी को सोने की बनाई। नहीं तो वो तो बंजारों की तरह अपनी मथुरा नगरी छोड़कर वो निकले थे, रहने के लिए जगह जमीन नहीं थी खुद की। उसमें से आगे बढ़कर इतने राजा महाराजाओं के ऊपर अपनी सोच का प्रभाव छोड़ना मानसिक ताकत के बिना शक्य नहीं है। तो जो किसी भी ग्रह के ऊपर, किसी भी ग्रह का गोचर भ्रमण हर एक को अलग फल देता है, और अलग अलग फल के लिए चंद्र की परिस्थिति कुंडली में देखनी जरूरी है। क्या आप कोई एग्जाम्पल हॉरोस्कोप लेके हमें दिखा सकते हो कि कैसे कुंडली को देखना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, कैसे हमें देखना चाहिए? 5 मिनट बंद करो। केतन भाई, अगर आप कोई एक एग्जाम्पल हॉरोस्कोप लेके हमें सिखाए कि कैसा देखना है डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ किसी का। अभी आपको मैं लता मंगेशकर जी की कुंडली पे फोकस करना चाहूँगा। वृषभ लग्न की कुंडली है। हम जानते हैं, सब चलेगा, हम जानते हैं कि उनकी शादी नहीं हुई। सप्तम भाव का मालिक जो मंगल है, वृश्चिक राशि है सप्तम भाव में, उसका मालिक मंगल अपने भाव से 12वें भाव में बैठा हुआ है। अच्छा। फर्स्ट। सेकंड, केतु मुक्तिदाता है। केतु जिस भाव में बैठा है, जिस भाव के मालिक के साथ बैठा है, उस भाव के संबंधों से आपको मुक्ति दे सकता है। अभी सप्तम भाव का मालिक मंगल केतु के साथ बैठा है तो लग्न जीवन उनका ठीक से नहीं चल पाएगा। फर्स्ट। दूसरी बात यह है कि सप्तम भाव देखिए आप पाप कर्तरी में है, और सप्तम भाव को और भी बल से देखना है तो हम नवमास कुंडली में जाएंगे। तो नवमास कुंडली में हम देखेंगे तो मंगल बैठा हुआ है इनका, मंगल कहाँ गया, तुला राशि में। तुला राशि में जो मंगल बैठा है उसका मालिक शुक्र कर्क राशि में है। मतलब मंगल अन्योन्य से, मतलब शुक्र की वजह से नीच का हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि लता जी की कुंडली में जो सप्तम भाव का मालिक है वो नवमास कुंडली में शुक्र के कारण नीच का होने की वजह से इन्हें सप्तम भाव का फल मिला नहीं। दूसरा, तो इनकी जो गायकी है आप उसको आप स्पिरिचुअलिटी में आप ले जा सकते हैं। उन्होंने जो भी भजन गाए हैं, जो भी गीत गाए हैं, तो उनके भजन सुनते हैं तो आप में भी एक आध्यात्म भाव खड़ा हो सकता है। आप उनके कोई भी पिक्चर के गीत सुनो तो आपको ऐसा लगता है कि ना ये मैं हूँ करके, मतलब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं।
इतना दिल को छू लेने वाली बात सिर्फ एक स्पिरिचुअल आदमी ही कर सकता है, और इतनी बढ़िया स्पिरिचुअलिटी उनको मिली है लग्न में दिग्बली होने वाले गुरु की वजह से। दूसरा, बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा कि उनको चिकन पॉक्स हुए थे बचपन में। अच्छा। तो जो चिकन पॉक्स हुए थे तो उनकी आप दशा देखिए, तो जन्म की दशा थी बुध की, तो जन्म की दशा बुध की थी, तो जो गायकी है तो वाणी के संबंधित है, तो इनका ज्ञान जो भी है, वृषभ लग्न है इसलिए मामा के घर से उनको मिला, क्योंकि पिता तो उनके बचपन में ही गुजर गए थे। माँ काफ़ी कड़क नेचर की थी, काफ़ी सम्मान और अपनी रिस्पेक्ट को बाकायदा एक मानकर चलने वाली थी। बुध और मंगल शत्रु है, उनको 8 साल की उम्र में, 8 और 9 साल की उम्र जो है उसमें बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा जो आई, तो मंगल एक गर्म है ग्रह, तो उग्रता क्या आती है बच्चों के शरीर में, एसिडिटी वगैरह की तो संभावना कम है। तो मंगल देखिए इसका 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो 6ठे भाव में बैठे हुए मंगल की 8वीं दृष्टि पहले भाव पर आती है चेहरे के ऊपर। मतलब चेहरे के ऊपर कोई गर्म चीज की वजह से दाग वगैरह लगने चाहिए, या फिर गिरने की वजह से ऐसे दाग लगने चाहिए। तो उनको बुध की महादशा जो स्किन का रिप्रेजेंट करता है, मंगल जो गर्मी को रिप्रेजेंट करता है, तो स्किन और गर्मी का कॉम्बिनेशन से उनको बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा के वक्त चिकन पॉक्स हुए, जिसके दाग आप देख सकते थे। संगीत के क्षेत्र में आप जब विद्या की बात करते हैं, लोग पंचम भाव को विद्या का मानते हैं। पंचम भाव ज्ञान का है, विद्या का नहीं। विद्या चतुर्थ भाव है। पंचम भाव जो है, आपने जो विद्या प्राप्त की है उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। एक सीए बन गया, सिर्फ 1 लाख की नौकरी करता है। दूसरा सीए बन गया जो खुद की प्रैक्टिस करता है। तीसरा सीए बन गया किसी कॉर्पोरेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अगर और कोई सीए बन गया है तो कहीं भी कुछ नहीं करता है, आपकी फाइल में कितनी पेनल्टी आई है, चलो मैं गवर्नमेंट के साथ आपका नेगोशिएशन करवा के फाइल क्लियर करवा देता हूँ। सीए तो वही है, लेकिन तरीका सबका अलग अलग है। तो जो अलग अलग तरीका है वो 5वें भाव से देखा जाता है। 5वां भाव है दूसरों को कन्विंस करना। 5वां भाव है दूसरों की इच्छाओं का स्थान। तो दूसरों की इच्छाओं में आपकी सोच को कैसे घुसाना है वो 5वां स्थान बताता है। तो जो विद्या है वो तो सिर्फ चतुर्थ भाव के साथ संबंधित है। तो चतुर्थ भाव में देखिए शुक्र जो बैठा हुआ है, तो चतुर्थ भाव का शुक्र ने उसको विद्या कौन सी दी, संगीत की। तो वो शुक्र 10th भाव को देख रहा है, दिग्बली शुक्र 10th भाव को देख रहा है। अच्छा, दूसरा प्लस पॉइंट क्या कि कुछ खास क्या है इसमें कि लता जी इतनी लीजेंडरी सिंगर कैसे बन सकी। तो आप देखिए जो लग्नेश शुक्र जो है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, दिग्बली है, और ये शुक्र के साथ किसी भी ग्रह का संबंध नहीं है, किसी भी ग्रह का संबंध नहीं। मतलब लग्नेश दिग्बली तो हुआ, लग्नेश की जो प्रकृति है उसके मुताबिक उसको ज्ञान मिला, विद्या मिली उसको, और उस विद्या का बेनिफिट भी लेना है उसको जिस तरह से आराम से ले सके। क्यों कि उसको डिस्टर्ब करने वाला और कोई भी ग्रह इसके साथ बैठा भी नहीं है और ना उसके ऊपर युति कर रहा है। आप देखिए तो दशा के मुताबिक 1953 मतलब एज ऑफ 26 एज से उनकी जो राइजिंग हुई है, ये पूरा जो एरिया 56 से 73 एक गोल्डन एरा का पीरियड माना जाता है। और उसमें लता मंगेशकर एक मोनोपोली पर्सनालिटी की हिसाब से सेट होगी। अब इनकी लाइफ में कोई सेटबैक नहीं आए होंगे। आशा भोसले के साथ उनके रिलेशन इसी पीरियड में खराब हुए थे। क्यों, उसके बाद जो लोग जानते हैं उनके लिए ही छोड़ देते हैं। तो भाई बहन के बीच में हाँ। ये कैसा हम देखें यहाँ पे? अभी भाई बहन का देखना है रिलेशन, तो भाई बहन के लिए हम तीसरे भाव की तरफ जाते हैं। तीसरा भाव देखिए कर्क राशि है, इनके मालिक कौन है, चंद्र। चंद्र तीसरे भाव में बैठा है और चंद्र हमेशा महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो इनके भाई कम और बहन ज्यादा है। अभी संख्या क्या है तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा, शायद है नीरियन में, तो वहां तक मैं नहीं पहुंचा। लेकिन अपवाद क्यों होना है, वो कैसे हम देखें सर? चंद्र अपने घर में है। अभी देखिए चंद्र अपने घर में है, और जब उनका एक भाई था हृदयनाथ मंगेशकर,
हृदयनाथ मंगेशकर का हिंदी फिल्म जगत में सिर्फ एक ही पिक्चर का मैंने संगीत देखा उनका, रुदाली का। और रुदाली का जो संगीत था, तो जैसे लता जी गाती है और यहाँ पे छू जाते हैं, वैसे उनका संगीत था। लेकिन पता नहीं कि क्यों वो एक्सपोज नहीं हुए इतने, हिंदी फिल्म जगत में क्यों नहीं आए, वो अभी उन लोगों की आपसी बात है। सर, दो बहन के बीच में झगड़ा जो इतना लेजेंडरी हो जाए। चंद्र जो है, हाँ, उतार चढ़ाव है उसमें। अच्छा। दिखता है तो पूरे प्यार से दिखता है, और नहीं तो पूरा चंद्र ही गायब हो जाता है। तो झगड़ा है तो पूरी दुनिया को पता चला कि झगड़ा है, और साथ है तो पूरी दुनिया को पता चला कि हम साथ हैं। सर, इतना बड़ा फेम जो उनको है, वो कैसे देखे इस कुंडली में? सिर्फ शुक्र से, सूर्य से नहीं। सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है, मानते हैं हम। फेम सूर्य ही देता है, नहीं देता है ऐसा नहीं। लेकिन उसका फाउंडेशन कहाँ से है? हम लोग देखते हैं, अच्छा वो जो ध्वजा दिख रही है ना, वो मंदिर है, लेकिन वो ध्वजा किसके ऊपर है? मंदिर के ऊपर है। तो पूरा मंदिर खड़ा करने वाला तो शुक्र था, सूर्य तो सिर्फ ध्वजा है। हम लोग देखते हैं सिर्फ ध्वजा को, लेकिन रिस्पेक्ट करनी चाहिए मंदिर कि इतनी ऊंचाई तक ध्वजा को लेके गए। सर, गाना गाने का जो एबिलिटी है, वो कौन से घर से हम देखेंगे? सेकंड हाउस से। वाणी। जी हाँ, देखिए दूसरे भाव का मालिक है बुध, जो मंगल के साथ बैठा है। मंगल एक कॉन्फिडेंस देता है। किसकी राशि में बैठा है? तो कि शुक्र की राशि में बैठा है। उनका लग्न कौन सा है? वृषभ लग्न है, जो नैसर्गिक काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस का मतलब आवाज, बातचीत करने का तरीका काफी बढ़िया है इनका। गीत तो आजकल के गीतकार भी, फनकार भी बहुत गाते हैं, लेकिन जो गीत में जो एक स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं ना, कि हीरोइन पर्दे पर कौन सी है और किस तरह से पेश आने वाली है, उसकी फीलिंग लता जी, जिन्होंने कभी किसी के साथ एक्चुअल फिजिकली कोई अपोजिट पर्सन के साथ रिलेशन में आए भी नहीं है, फिर भी एक जो फीलिंग जो अपने आप में क्रिएट करनी है, और बातचीत में जो मस्ती लेके आनी है, और प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, जो कुछ भी है, वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल आदमी लेके आ सकता है। सर, इसमें एक कोई भी एक ग्रह किसी आदमी को सफल नहीं बनाता है, हर एक का कुछ ना कुछ भाग है उसमें। सर, ऐसा देखेंगे तो दूसरे का मालिक खड्डे में जाके बैठा है, तो क्या वो गलत होना चाहिए? लेकिन यहाँ पे दूसरे तो का मालिक अपने भाव से पंचम में है, आप दूसरे भाव के मालिक को देख रहे हैं, लग्नेश को नहीं देख रहे हैं। तो दूसरे भाव का मालिक अपने से पंचम में है, मतलब जो भी पंचम भाव क्या है, हमारा संतान भाव है। पंचम भाव दूसरों का कन्विंसिंग स्थान है, और ये कहाँ आकर बैठा है? लग्न कुंडली में छठे भाव में, मतलब सामने वाले आदमी के व्यय स्थान में बैठा है। 12वां स्थान क्या है? एंजॉयमेंट का। तो उनकी आवाज में लोगों ने एंजॉय किया है। छठा भाव है सर्विस का, आप किस तरह से लोगों की जरूरियात को पूर्ण कर सकते हैं, तो छठा भाव सर्विस का है। जैसे आपका 12वां स्थान अशन, शयन और भोग का है, तो अशन, शयन, भोग में जो भोग, मौज है, आनंद है, वो 12वें स्थान से आपके देखते हैं, तो सामने वाले के कहाँ से देखेंगे? उसके 12वें स्थान। तो उनकी भाषा का ग्रह कहाँ पर जाकर बैठा है? उसके 12वें स्थान में। मतलब वो जो प्रेजेंट करते हैं, लोग एंजॉय करते हैं उसको। ये कुंडली में अगर हम देखें सर, 10वें का मालिक कहाँ जाके बैठा है? 8वें स्थान में। तो ये भी एक गलत मानते हैं लोग। जी हाँ, अष्टम भाव का शनि गलत मानते हैं। क्यों? कि 8वें स्थान का शनि कहीं ना कहीं आपको कमी देता है। तो आप देखिए, जब तक अपनी लाइफ की प्रोग्रेस में थे, प्रोफेशन में थे, तो परिवार में कमियां ही रही। जब माँ की जरूरत, जब पिता की जरूरत होती है बेटी को, तब पिता नहीं थे। जिस क्षेत्र में माँ ने उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, डिसिप्लिनरी सिस्टम में उनको बड़ा किया, जब सफल होने लगी, तब माँ भी उनके पास नहीं थी। और उसके बाद जब मिलजुल के कुछ अपना कर सकेंगे, क्योंकि लीडर एक होता है, सब लीडर नहीं बन सकते, उस वक्त उनको एक्सपेक्टेशन था कि मेरे भाई बहन अभी बाहर ना आ जाए, मैं जब एक स्टेज क्लियर कर लूँ, मेरे हाथ में जब कंट्रोल आ जाएगा, तब सब लोगों को मैं कुछ ना कुछ देकर सेट कर दूँगा। तो भाई बहन भी उनके कहे में ना रहे। आशा जी के साथ उनका युवा अवस्था में ही कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गए थे,
तो ये सब शनि देते रहता है। सुख के साथ दुख देने का काम शनि का है। तो ये नौवा भाग्य का मालिक खड्डे में, कर्म का मालिक खड्डे में, ये तो नॉर्मली हम अगर देखेंगे तो हम बोलेंगे भाई ये तो बहुत गलत है। हाँ, तो ये इतना बढ़िया इनको कैसा राइज मिला है, इतना बढ़िया प्रोफेशन करियर कैसे शनि मिला? यहाँ पर बैठकर भाग्य स्थान दूसरे भाव को देख रहा है। भाग्य कहाँ पे देख रहा है? कर्म स्थान को देख रहा है और सेकंड हाउस को देख रहा है। शनि ने उनको पैसा दिया, परिवार दिया। वृषभ लग्न, वृषभ राशि के लोग हमेशा परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको खुद का तो परिवार मिला ही नहीं ना। जो कुछ भी आज करेंगे तो उनके भाई बहनों के परिवार के लिए करेंगे। लता जी का खुद के हस्बैंड, खुद के बाल बच्चे कुछ भी नहीं हो पाए। तो शनि ने यहाँ पे उनको शिकस्त दी। और वृषभ लग्न में 10वां स्थान बाधक माना गया है। एक बार जो चीज के पीछे लगे कि नहीं ये काम मैं ही करूंगी, तो बस वो उनको ही करना पड़ता है। जो जिम्मेदारी उनकी नहीं है वो भी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है। ये शनि अष्टम भाव में बैठकर देख कहाँ रहा है? तो कि 10वें भाव में बैठी कुंभ राशि को। तो कुंभ राशि क्या है? तो उनकी जो कुछ भी दुनिया है, 11वां स्थान नैसर्गिक कुंडली में मित्रों का है। तो उनकी दुनिया सिर्फ अपने कामकाज के जगह पर जो दोस्त बनाए थे उन दोस्तों में ही उनकी दुनिया सिमट गई। लेकिन अष्टम भाव के शनि ने उनको आयुष्य भी अच्छा दिया है। तो आप देखिए अभी अच्छी हेल्दी है, ठीक है, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एज के हिसाब से, लेकिन ईश्वर करे और भी ज़्यादा लंबा जिए। तो अच्छा आयुष्य देने का काम भी शनि ने किया है। आप यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को यूज करते हैं? ना, नहीं करते, क्योंकि हॉरोस्कोप में तो दिख रहा था इधर। प्रोग्राम वाले ने डाल दिया डाल दिया है तो उसे मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ। रीजन एक ही है, हर्सल, प्लूटो, नेपच्यून के जो भी ग्रह है इम्पोर्टेंट के आपकी युवा अवस्था तक कम से कम एक राउंड तो आपकी कुंडली के मार सकते, जरूरी है। दूसरी बात क्या, हर्सल, प्लूटो, नेपच्यून अगर आपको मतलब इंसान को, ठीक है, मुंडन ज्योतिष या राजकीय ज्योतिष में लोग लेते हैं, लेना भी चाहिए, लेकिन मैं पराशर को फॉलोअप करता हूँ। वहाँ पे हर्सल, प्लूटो, नेपच्यून का दशा में स्थान नहीं दिया है। तो जो दशा में स्थान नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे क्यों महत्व दूँ उनको? पहली बात। दूसरी बात, उनको राशियों का में भी स्थान नहीं दिया। किसी भी राशि के मालिक हर्सल, प्लूटो, नेपच्यून नहीं है। तो कोई सवाल करेगा भाई राहु केतु को कहाँ पर राशि का मालिक बनाया गया है? तो हमने कहा भाई राहु केतु को मालिक भले नहीं बनाया गया है, लेकिन दशाओं में तो स्थान दिया है ना। तो राहु केतु की दृष्टि के ऊपर काफी जी ना, मैं नहीं मानता हूँ। दृष्टि नहीं है ना, दोनों को दृष्टि नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं है। अगर कोई मानते हैं अच्छी तरह से प्रूव करना चाहिए, क्योंकि आपने जो सवाल किया उसका भी प्रवचन हमारा ये गुरु पूर्णिमा के इसमें रखा है कि गुरु की जो दृष्टियां हैं, मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, सबकी दृष्टि एक सरीखी मानते हैं, एक सरीखी नहीं है। मंगल की चौथी दृष्टि का फल अलग है, 7वीं दृष्टि का फल अलग है, 8वीं दृष्टि का फल अलग है। तो थोड़ा आप बताएंगे उसके बाद। शनि का तीसरा, वो मेरा प्रोग्राम में अभी वो आ रहा है, तो ये तो प्रोग्राम में आप ले लीजिएगा। प्रोग्राम के बाद ही ये रिलीज होगा। थोड़ा अलग ऑडियंस है, हाँ, क्योंकि काफी लोग बाहर से आपके प्रोग्राम में तो आ नहीं सकते हैं। सबसे पहले देखिए, सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जितने भी ग्रह उनको एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा दृष्टि नहीं है, सिर्फ 7वीं दृष्टि है। सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्र। और सूर्य और पृथ्वी के बाहर जो ग्रह बैठे हैं, मंगल, गुरु और शनि, इन 3 ग्रहों को ही विशेष दृष्टियां दी गई है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि उनकी जो एनर्जी सूर्य की तरफ आती है तो पृथ्वी बीच में आती है। सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल किसका है? सूर्य का है। तो सूर्य जब उनसे ताकत आदान प्रदान करता है तो पृथ्वी बीच में आती है। लेकिन शुक्र, बुध और चंद्र से आदान प्रदान करता है तो शुक्र, बुध और सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी नहीं आती। चंद्र भले हमारे साथ कनेक्टेड है, लेकिन मंगल, बुध और मंगल, गुरु और शनि, इन तीनों के पास ये विशिष्टता है। तो मंगल का चौथा दृष्टि, 7वां दृष्टि और 8वां दृष्टि में फर्क क्या है? हर एक चीज को काल पुरुष की कुंडली से देखना चाहिए। ये हमारे एक विद्यार्थी ने इसके ऊपर लेक्चर तैयार किया है। ये मंगल पहले स्थान से देखिए, उसकी 4वीं, 7वीं और 8वीं दृष्टि।
चौथा स्थान है हमारा सुख का। बराबर। मंगल आपकी कुंडली में जहाँ पर बैठा है हम्म, वहां से चौथे स्थान पे जहाँ पर दृष्टि करता है, उस भाव से देखी जाने वाली चीजों से, संबंधों से, बाबतों से उसको सुख मिलने का जहाँ तक पूरा प्रयत्न करे कि भाई मुझे यहाँ से सुख मिले, ये मुझे सुख दे सकते हैं, कोशिश ये रहती है। क्योंकि मंगल को उग्र माना गया है। मंगल उग्र नहीं है, बोलते हैं मंगल झगड़ालू है। मंगल सिर्फ झगड़ालू नहीं है। उग्रता, झगड़ा, इमोशन से क्रिएट होता है। मंगल हाईली इमोशनल ग्रह है। इमोशन में लोग खून करते हैं, इमोशन में लोग सुसाइड करते हैं। तो मंगल को इमोशन के साथ जोड़ना चाहिए। तो आप देखिए चौथे भाव के साथ उसका इमोशन जुड़ा हुआ है। मतलब चौथी दृष्टि जहाँ पर है वहाँ पर सुख ढूंढने की कोशिश करता है। मंगल के बाद मंगल की सातवीं दृष्टि आती है, वो अपने इमोशन को डंप करता है सातवें भाव के ऊपर। जहाँ पे सातवीं दृष्टि है, कोशिश करेगा कि उसको मैं डोमिनेट करूँ। मतलब मंगल का जो क्रोध है, गुस्सा है, उसका जो डोमिनेशन है, वो सातवीं दृष्टि जिस भाव पर आती है उस रिलेशन के ऊपर वो करना पसंद करेगा। लेकिन आठवीं दृष्टि जहाँ पर है, तो आठवां स्थान देखिए मृत्यु का स्थान है। तो आठवीं दृष्टि जिस स्थान पर आती है उस स्थान में से देखने वाली चीजों का, संबंधों का नाश या उसमें कष्ट खड़ा करने का काम मंगल करता है। इसलिए 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल एक बार शादी में परेशानी बड़ी लेकर आता ही है। अच्छा, क्योंकि उसकी आठवीं दृष्टि है। 10वें भाव में बैठा हुआ मंगल दूसरों की सोच के साथ उसका कोई निस्बत नहीं है, क्योंकि आठवीं दृष्टि पंचम भाव में है। 10वें भाव में बैठा हुआ मंगल, उसको पूछो आप अपने बच्चों को कितना टाइम देते हो, तो बोलते मुझे काम से फुर्सत नहीं है। आठवीं दृष्टि संतान भाव पर है। तो आप इस तरह से हर एक ग्रह की दृष्टि जो किसी ने नहीं सोचा अभी तक, ये सोचना चाहिए। सर, शनि का 3, 7, 10 इसमें क्या फर्क है? पहले गुरु का ले लेते हैं। श्योर सर। गुरु पहले भाव से देखिए तो पंचम दृष्टि पंचम भाव से। तो पांचवा भाव क्या है आपका, कि सामने वाले की इच्छाएं। तो गुरु आपका जिस भाव में बैठा है उससे पांचवी दृष्टि जिस भाव पर आती है, उस भाव से देखे जाने वाले संबंधों को वो समझने की कोशिश करेगा, उसको कोऑपरेट करने की कोशिश करेगा, उसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर वो गलत भी है तो भी एक बार सहन कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि पांचवा भाव संतान का भी है। आप सिर्फ वहां पे प्यार देना पसंद करते हैं। नौवीं दृष्टि जहां पर है, तो 9वां स्थान कौन सा है, आपके गुरुजनों का है, आपके जो बड़े बुजुर्ग है। हमारी गुजराती भाषा में वडील कहते हैं, अभी हिंदी में इमीडिएट नहीं आ रहा है, बड़े बुजुर्ग जो है। तो 9वीं दृष्टि जिस भाव पर आती है ना, वहाँ पे बड़े बुजुर्ग की तरह अपना बिहेवियर करना पसंद करता है। वहाँ सलाह सूचन देगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अगर 9वीं दृष्टि लग्न के ऊपर आती है तो खुद ज़्यादा से ज़्यादा शरीफ होने की कोशिश करेगा। गुरु में थोड़ा आडंबर है, जो नहीं है वो भी अच्छा दिखाने की वो कोशिश करता है। सपोज गुरु 7वें घर में है, तो तीसरा घर भाई अपने भाई बहनों को अच्छी अच्छी सलाह देगा। भाई बोलेगा कि मुझे 10 लाख की जरूरत है, तेरे पास पड़े देते, देख बेटा ऐसा है, 10 लाख डालोगे तो और भी आगे जाके परेशानियां होगी, तो बेटर है इससे निकल जा, ये सब छोड़ देना चाहिए, इतनी भेजाफोड़ी क्यों करता है। लेकिन वो भाई कंटाल के दूसरे लोगों से 10 लाख लेकर वापस वो बिजनेस को रीसेट करके ये भाई के पास आएगा, बोलेगा यार तूने तो मदद नहीं की, देख मैंने किया ना वापस, वो तो ठीक है, वो तो फिर तेरा नसीब था। मतलब इस तरह से। और सातवीं दृष्टि है एक धर्म अध्यात्म की बातें, रिलेशन बनाए रखना है, लेकिन जिम्मेदारी कभी भी नहीं लेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि आप देखिए तो 7वां स्थान कौन सा है, अपने सिवा के कोई भी आदमी, पत्नी का भी स्थान है, पत्नी का भी स्थान है। काफी अच्छे तरीके से जिम्मेदारी वाली मिजाज से उसके साथ बात करना पसंद करेगा, लेकिन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जिम्मेदारी आपकी भी है। मैं जो करता हूँ उसमें आप बरोबर के आप शरीक है। अपनी बातों को जायज ठहराने की उसमें ताकत है, सामने वाले को गलत साबित नहीं करना है, लेकिन इस जिम्मेदारी में उसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए किसी भी बात में, उसे कन्विंस कर लेता है। 5, 7 और 9 ये 3 चीजें देती है। शनि है तीसरा स्थान, तो तीसरा स्थान है हमारी सोच का। शनि जहां पर आपकी कुंडली में बैठा है,
तीसरी दृष्टि जिस भाव में जाती है उस भाव से देखी जाने वाली बातों और संबंधों के बारे में सबसे ज्यादा आप सोचते हैं। जैसे आपने लता जी की कुंडली देखी, 8वें स्थान में बैठा हुआ शनि तीसरी दृष्टि कहाँ कर रहा है? करियर, प्रोफेशन। पूरा ध्यान दिया उन्होंने। कैरियर को कभी भी इजीली लेने की कोशिश नहीं की। रिहर्सल भी करनी है, किसी अंतरा को 2 बार नहीं 10 बार भी अगर बोलना पड़े तो भी शांति से सोच समझ कर क्या सही है क्या गलत सब तरीके से कोऑपरेट करते करते वो आगे बढ़े। 7वीं दृष्टि आती है कि मैं कितनी मेहनत करता हूं, मैं कितना अपना भोग या अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर कार्य कर रहा हूं, वो वहां पर दिखाने की कोशिश करेगा। अपने परिवार को ये दिखाने की जताने की कोशिश की उन्होंने। 10वां स्थान है सिर्फ मेहनत का, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। 10वीं दृष्टि है पंचम भाव के ऊपर। तो पंचम भाव कौन सा है? सामने वालों की इच्छाओं का स्थान। तो उसने अपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स सब लोगों की जो उस गीत के लिए, संगीत के लिए जो इच्छाएं थी, उस इच्छाओं के लिए पूरी मेहनत की है इन्होंने। ये शनि का काम है। तो कभी कोई बोलता है कि भाई कौन सा ऐसा एक ग्रह है कि जिसकी वजह से इतनी सफलता मिली। चांस देता है कोई भी एक ग्रह, लेकिन सफलता लेना और उसे टिकाए रखने के लिए टीम वर्क रहता है हर एक ग्रहों का। विदाउट टीम वर्क नॉट पॉसिबल। इसीलिए किसी लता मंगेशकर एक ही बनी, बहुत सारी नहीं बनी। तो जैसा आपने शनि का इनके कुंडली पे दिखाया, वैसे आप मंगल का और गुरु का बताएंगे सर? जी, मंगल 9वां स्थान अपने गुरुजनों के साथ उनको काफी रिस्पेक्ट था। अपने बड़े बुजुर्ग, पिता तो थे नहीं, तो पिता दीनानाथ मंगेशकर अपनी माता के प्रति, माता का कभी भी उन्होंने नाम नहीं लिया है। नाम नहीं लिया है का मतलब उनको काफी रिस्पेक्ट था, जो अपने तक ही सीमित रखा। मंगल धर्म को मानती थी। आज बहुत कम लोगों को मालूम है, ये लोग गोवा के हैं, कुकन। गोवा में मापसा में मंगेश गांव करके है, वहाँ पर उन्होंने शंकर का मंदिर बनाया है मंगेशकर परिवार में। और काफ़ी बढ़िया मंदिर बनाया है, रहने खाने पीने वगैरह की भी अच्छी सुविधाएं हैं। तो ये सब इन लोगों ने एक धर्म के माध्यम में सुख पाने की कोशिश की है। मंगल को जैसे इमोशन का कारक माना गया है, तो इनकी इमोशन कहाँ पर थी? धर्म में थी। 7वीं दृष्टि आपकी 12वें स्थान पे, मतलब अथॉरिटी। 12वां स्थान है अशन। अशन यानी आसन, सीट, सत्ता। जो मेरे साथ काम कर रहा है वो सिर्फ मेरे साथ काम करेगा, औरों के साथ काम करेगा, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगी। आपको मालूम हो तो ऐसा भी उन्होंने एक फतवा जारी किया था। अच्छा। जिसमें कल्याण जी आनंद जी के साथ उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। इसीलिए कल्याण जी आनंद जी ने लिटिल वंडर्स चालू किया। जो छोटे बच्चे टीवी वगैरह पे जो दिख रहे हैं, तो थैंक्स टू कल्याण जी आनंद जी। लिटिल वंडर्स क्यों? कि भाई मैं बच्चों को ही ऐसे तैयार करूंगा कि जो आगे चल के फिल्म इंडस्ट्रीज को अच्छे सिंगर्स की कमी महसूस ना हो। तो अपनी जो सत्ता, अथॉरिटी थी, उसको बाकायदा एक मोनोपोली लेवल पे ले जाने की, डोमिनेटिंग लेवल में कोशिश भी इन्होंने की। ये मंगल की 7वीं दृष्टि। वही मंगल की 8वीं दृष्टि। 8वीं दृष्टि जैसे बताया आपको, उनको फेस पे जो चिकन पॉक्स वगैरह आए थे, पर्सनालिटी को बिगाड़ने का काम। वैसे आज की उम्र नहीं, आप एज ऑफ 20-30 ये एज में देखिए, पर्सनालिटी सोबर थी और एक आज़ादी का माहौल था, तो खादी की साड़ी की तरफ ही उनका ध्यान ज़्यादा था। क्योंकि पहनावे में भी उन्होंने कोई एक ग्लैमरस स्टाइल अपना ही नहीं थी, फिर भी काफ़ी बढ़िया लगती थी। लेकिन चेहरे पर देखें तो ये चिकन पॉक्स मंगल की वजह से आ गए थे। तो पर्सनालिटी, लुक्स का नाश किसने किया? मंगल ने किया। और गुरु का? तो गुरु 7वां भाव। 7वां भाव तो पंचम भाव पे दृष्टि है, तो सामने वाले वापस को पकड़ते हैं। संतान को लेना नहीं है, सामने वालों की इच्छाओं की तरफ वापस। जैसे शनि मेहनत कर रहा है, तो गुरु सीखता भी है और समझाता भी है। तो मेहनत और समझ दोनों का कॉम्बिनेशन इनको 5वें भाव पे मिला। लेकिन प्लस पॉइंट क्या हुआ कि गुरु और शनि दोनों एक दूसरे के साथ संबंध में नहीं है, लेकिन दोनों पंचम भाव के साथ संबंध में है।
तो दोनों की एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनको पंचम भाव में गुरु शनि का बेनिफिट मिला है। सातवां भाव है तो पब्लिक को इन्होंने जो भी किया इंडस्ट्रीज में मोनोपोली जमाने की, लेकिन पब्लिक की नजर में क्या थी वो, एक के बाद एक भारत रत्न तो नहीं मिला है उनको, लेकिन पद्म भूषण तक वो पहुंच गए। ये बाधक स्थान भी तो हो गया, हम्म। तो इसको बाधक को हम कैसे इंटरप्रेट करें? देखिए बाधक जो है चर, स्थिर और द्वि स्वभाव तीनों में 11वां, 9वां और 7वां आता है, लेकिन हर एक लग्न में उसका फल अलग है। मेष लग्न में 11वां स्थान बाधक है, कर्क लग्न में भी 11वां स्थान बाधक है, तुला में 11वां बाधक है, और मकर में उसमें भी 11वां स्थान बाधक है। लेकिन उसकी जो बाधाएं हैं दोनों राशियों की नैसर्गिक मेंटालिटी को ध्यान में रखते हुए देखनी चाहिए। अभी मेष राशि है चर स्वभाव, उसका चलना ही काम है, लेकिन 11वां स्थान क्या है, दोस्तों का। उस दोस्तों की सलाह सूचन में बैठ गया तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। कर्क लग्न है तो कर्क लग्न देखो आप तो 11वें स्थान में वृषभ राशि आ गई। कर्क लग्न वाले जब तक परिवार के बंधन में या परिवार के साथ है तब तक अपनी आइडेंटिटी नहीं बना सकते। राम है कर्क लग्न कर्क राशि, परिवार छोड़ा और परिवार में आए, पूरी रामायण वहां पर ही थी, परिवार में थे, और परिवार में आने के बाद रामायण के पन्ने कितने गिनो। तुला लग्न है, व्यापारी हो व्यापार करो, लेकिन 11वें स्थान में सिंह राशि है, वो अगर सत्ता लेने की कोशिश करता है तो फैल जाएगा। जितने भी तुला लग्न के लोग बने हैं वो डिटेक्टर बने हैं। हिटलर है, अनफॉर्चुनेटली मोहनदास करमचंद गांधी जी भी है। तभी हिटलर दूसरों को शूट करता था, गांधी जी अपने आप को दुख देते थे, वो भी एक सदमुखत्याशाही हो गया। तो व्यापारी को व्यापार करना चाहिए, जो चीज उन्होंने दी है आपको उसकी कीमत वसूल करना जानते हैं। लेकिन जो सत्ता ऐसी चीज है ना उसमें कीमत वसूली नहीं जाती। आप कितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं लोगों को और भरोसा खड़ा कर सकते हैं, वो सत्ता दिखाती है। तो ये दोनों का तो मेल है ही नहीं। जितने भी व्यापारी लोग सत्ता पे बैठे हैं उन्होंने हमेशा सत्यानाश किया है। चाणक्य नीति सूत्र में बताया गया है, जिसका राजा व्यापारी उसकी प्रजा भिखारी। तो राजा और व्यापारी के दोनों का संबंध आ गया बाधक का। वेरी गुड, वेरी गुड। तभी मकर लग्न है, तो मकर लग्न को वृश्चिक राशि आ गई। मकर लग्न वाले तुम मेहनत करो, दूसरों की थाली में क्या है देखना बंद करो, क्योंकि वो मेहनत करके लेट तो लेट जिंदगी में आगे 100% बढ़ सकता है, क्योंकि मेहनत में उसकी एक स्ट्रेंथ है, समर्पण है। लेकिन जैसे मकर वाले दूसरे को क्या मिला ऐसा देखना शुरू कर दिया, खत्म उसके लिए। क्योंकि 8वां भाव सामने वाले का धन स्थान है। दूसरों ने क्या बेनिफिट ली, दूसरों को क्या बेनिफिट मिला, वो अगर सोचना एक बार मकर लग्न वाले ने शुरू कर दिया तो अपनी प्रोग्रेस के ऊपर हथौड़ा मार के बैठ गया। बेसिकली जेलेसी टेंडेंसी उनके लिए रिस्की है, विश हो जाता है। जी। सिंह लग्न को आता है मिथुन। सिंह लग्न सॉरी 9वां भाव, मैं 11वें भाव में था। सिंह लग्न को 9वां भाव आ गया मेष। अभी जो राजा बनता है अगर सिर्फ मैं और मैं करे, ये मैं करता हूँ, मैं हूं तो सब कुछ है, मैं जो चाहूंगा वही होगा, तो उसकी सत्ता का पतन होता है। तो सिंह लग्न के जातकों का पतन कौन कर सकता है, उनके अस्तित्व का नाश कौन कर सकता है? खुद। हमारे गब्बर सिंह का डायलॉग है ना, गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकते हैं, खुद गब्बर। सिंह लग्न वालों का उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। लेकिन का अहम ऐसे हो जाता है ना कि लोग कहते हैं कि भाई इसके सामने लड़ने से बेटर है इसके राज से ही हम निकल जाए। तो उसके आधिपत्य में जितनी बातें हैं उससे लोग निकलते जाए, तो जब प्रजा ही नहीं रही तो राजा कहाँ का रहेगा? तो प्रजा सब निकल किसकी वजह से गई? उस राजा के हूँ पने से। ये सिंह लग्न का था। अभी कौन सा लेंगे हम? स्कॉर्पियो। वृश्चिक। वृश्चिक को आता है 9वां स्थान कर्क राशि। कर्क राशि है सुख की राशि। इसके स्वभाव में सुख नहीं है, घूमना फिरना, क्योंकि अष्टम भाव की राशि है। जो नहीं दिखता है वो कुछ है, वो कुछ क्या है वो ढूंढना है। तो ढूंढने के लिए हर जगह घूमते रहता है, हर जगह दिमाग लड़ाते रहते हैं।
लेकिन जब सुख की बात आती है, नहीं मुझे ये सुख चाहिए, वृश्चिक वालों को कभी भी कोई भी चीज़ों की फैसिलिटीज मिलती नहीं है और उन्हें एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। और जब किसी की सुविधाओं को देखकर उसने तय किया कि मुझे ये सुविधा मिलनी चाहिए, क्यों कि कर्क राशि चौथे भाव की राशि है, वो सुविधा की राशि है। तो जैसे सुविधा का एक्सपेक्टेशन करता है, एक उसमें एक जलस शुरू हो जाती है और उस जलस की वजह से अपनी जो डेप्थनेस की जो प्रोग्रेस है वो खत्म हो जाती है, आदमी आगे बढ़ नहीं पाता है। वृश्चिक राशि में स्पिरिचुअल लेवल की इतनी ताकत है कि आज जितनी भी सृष्टि में नई नई चीजें आई हैं, क्रेडिट इनको देनी चाहिए। जो कोई नहीं सोच सकता है वो वृश्चिक सोच सकता है, लेकिन कब, जब वो अपनी सुख सुविधाओं से परे रहकर कुछ करना चाहे तो, वरना नहीं। और वृश्चिक के बाद आएगा 8, 9, 10 और 11 कुंभ। कुंभ राशि आ गई, तुला राशि। कुंभ वालों की एक फितरत लाभ स्थान की राशि है, सोच की राशि है, इच्छाओं की राशि है। इनकी इच्छाएं क्या है? तुला राशि 9वें भाव में बाधक है। दूसरों को क्या मिल रहा है मुझे मिलना चाहिए, खुद के पास क्या है वो नहीं देखेंगे, उसके पास जो है वो मेरे पास नहीं है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे मिले उसके लिए वो हमेशा परेशान रहते हैं कुंभ वाले। कुंभ वालों के चेहरों पे देखो कभी सैड खुशी नहीं देखने को मिलेगी, एक सैडनेस रहती है, एक चिंता रहती है, सोच में डूबे हुए रहते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ है ना, हमेशा दूसरों के ऊपर या दूसरों के सुख से दुख के ऊपर उनकी लाइफ स्टाइल टिकी हुई है। तो उनके लिए 9वां भाव इस तरह से बाधा गया था। अमिताभ बच्चन कुंभ लग्न क्यों છો તો એક ધ્યાન રાખજો, કુંભ લગ્નની આટલી બધી હાઈટ ન હોય, એની આપણે વાત કરશું, કારણ કે જેટલા બી ફિલ્મ સ્ટાર્સ છે, हाँ पहले मैं जवाब आप ही दो नहीं, कि जितने भी फिल्म स्टार्स है उन लोगों की ऑथेंटिक हॉरोस्कोप नहीं है। मैंने जो फिल्म स्टार्स का 6 साल तक जो आर्टिकल्स चलाए थे, तो पराशर पद्धति में ही बताया गया है कि आत्मा कारक ग्रह नवमांश में जिस राशि में बैठा है उस राशि को आप लग्न बनाकर उसका फलादेश करो। तो मैं उस बेस पे चला। अभी वायु तत्व में आप मिथुन लो, कन्या लो, धन लो, मीन लो, चारों लग्न में एक बात तो है कि ड्यूअल माइंड तो है, वैसे भी टू बी और नॉट टू बी है, और वापस टू बी और नॉट टू बी वाले से बात करते हैं। तो 2 परेशानियां हैं तो 2 दूने 4 हो गई। तो दिशा वालों को क्या करना चाहिए, दिमाग में 2 बातें चल रही है तो किसी भी एक बात को खुद ही पसंद करो, दूसरों की सलाह मत लो। अगर दूसरों की सलाह ली, उसकी सलाह के मुताबिक आपने रिजल्ट पाया, रिजल्ट तो आपने पाया, मेहनत तो आपने की, लेकिन आप मेंटली उसके ऊपर डिपेंड हो गए। तो दिशा वालों को डिपेंडेंसी खत्म करनी है तो दिमाग में एक साथ जो 2 बातें चलती है, नफा हो या नुकसान हो, एक सोचो खुद, दूसरों की सलाह के मुताबिक मत चलो। दैट्स अ गुड एडवाइस। मैं क्योंकि